Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So this is the lecture number 4 of classical mechanics और आज हम स्टार्ट करेंगे हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स। इसके पहले हमने लैग्रेंजियन डायनेमिक्स देखा जिसके 3 लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तो वहां आप चेकआउट कर सकते हो। आज स्टार्ट करते हैं हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स। हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स क्या है? हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स भी एक अल्टरनेट फॉर्मुलेशन है किसका? लैग्रेंजियन का। लैग्रेंजियन में हम जब पढ़ रहे थे तो वहां हमें किसी भी सिस्टम के डायनेमिक्स को डील करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थी हमारी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम। लेकिन जब हम हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स की बात करेंगे, लैग्रेंजियन में हम ये कर रहे थे, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स की जब बात करेंगे तो वहां हम वेलोसिटी ना यूज करके हम सारी डिस्कशंस जो है वहां पे हम जनरलाइज्ड मोमेंटम के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो अ, ये भी सिस्टम के डायनेमिक्स को ही डील करता है, लेकिन इसका तरीका उसके तरीके से थोड़ा डिफरेंट है। बस वहां वेलोसिटी यूज होता था, यहाँ पे हम जनरलाइज्ड मोमेंटम यूज करेंगे। ठीक है, और लैग्रेंजियन में जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते थे सिस्टम का, तो हमें एक वहां सेट ऑफ क्या मिलता था? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था लैग्रेंजियन के केस में। बट जब हम हैमिल्टोनियन में इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ना मिलके हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब हमने देखा था कि स्प्रिंग मास सिस्टम मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस देखा था, तो वहां जब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल रहा था, वो हमें क्या मिल रहा था? एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स मिल रहा था इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या है? ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर देखो इसको ध्यान से ओपन करके, तो एक्स डबल डॉट को हम लिख सकते हैं टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स। तो ये क्या है? एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हैमिल्टोनियन के केस में जब हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर ना मिलके क्या मिलता है? फर्स्ट ऑर्डर मिलता है। सेट ऑफ इक्वेशंस मिलता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, और हैमिल्टोनियन का बहुत ज्यादा यूज है कहाँ पे? जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो हैमिल्टोनियन डायनामिक्स जो है वहां पे एक बेस की तरह काम करता है, एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। क्योंकि वहां पे जब भी किसी भी सिस्टम को डील करेंगे, चाहे वो पार्टिकल इन 1D हो, 2D 3D हो, या फिर पोटेंशियल वेल हो, या फिर और भी हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, बहुत सारे केसेस है वहां भी। तो वहां सब हर चीज में हम सबका हैमिल्टोनियन ही फाइंड करेंगे। हैमिल्टोनियन फाइंड करने के बाद ही चीजों को डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इन दोनों में हैमिल्टोनियन का बहुत ज्यादा यूज है वहां पे, बल्कि ये बेस है उनका। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैमिल्टोनियन और क्या लैग्रेंजियन की कंपैरिजन से कर ली। अब हम कुछ बातें नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लिखते हैं कि हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स क्या है। तो ये क्या है? अल्टरनेट फॉर्मुलेशन है। ठीक है, ये अल्टरनेट फॉर्मुलेशन है ऑफ, छोड़ो, अल्टरनेट फॉर्मुलेशन गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया? ये एक साइंटिस्ट है हैमिल्टन, उनके द्वारा दिया गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स, नॉन एज हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स ऐड कर लें। अगर हम जितनी बातें मैंने कही इनको अब वर्ड्स में ऐड कर लो, कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसका? वी यूजेस जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे हम जनरलाइज्ड मोमेंटम यूज करते हैं, मतलब कि पीआई यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ क्या? जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि क्यू आई डॉट। ठीक है, यहाँ हम पीआई यूज करते हैं, मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम यूज करते हैं, और लैग्रेंजियन में हम यूज करते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। इस केस में हमें क्या मिलता है? सेट ऑफ इक्वेशंस मिलता है, जो कि क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो सेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस
are obtained instead of second order डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बातें मैंने निकल गई। और एक पॉइंट क्या था? हाँ, कि क्या है ये? फाउंडेशन है किसका? क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। तो दिस इज फंडामेंटल या फिर फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, चलो ये चार बातें हो गई इनको समझने के लिए कि हैमिल्टोनियन डायनामिक्स क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सब टॉपिक्स में जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन। लिखेंगे हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एच से, एंड दिस इज, ये क्या है? हैमिल्टोनियन जो है किसी भी सिस्टम का, वो क्या होता है? एक फंक्शन होता है। हैमिल्टोनियन एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन किसका किसका होता है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम। किसका किसका? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मोमेंटम एंड टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, और इसको डिफाइन किया जाता है इट इज अ फंक्शन डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन करते हैं? हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्या? क्यू आई डॉट माइनस लैग्रेंजियन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। इसको याद रखना कि हैमिल्टोनियन का डेफिनेशन है ये। यहाँ क्या है? हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू समेशन। ठीक है, ये ith पार्टिकल है। अगर ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल हो और उन सबका एक साथ लिखना हो तो हम क्या करेंगे? सबका हम मोमेंटम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और फिर समेशन साइन लगाएंगे। तो समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस लैग्रेंजियन। यहाँ पे देखो, हैमिल्टोनियन के केस पे ये जो फंक्शन हुआ वो हुआ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम का। एक मिनट, पी आई, ठीक है। और जब हम लैग्रेंजियन देखते थे, ठीक है, लैग्रेंजियन देखते थे तो लैग्रेंजियन किसका किसका फंक्शन होता था? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता था। तो ये वेलोसिटी था, यहाँ पे मोमेंटम है। तो ये हैमिल्टोनियन जो किसी सिस्टम का है, वो क्या होता है कि किस कभी कभी, मतलब सम केसेस में हैमिल्टोनियन सिस्टम के मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बट ओनली इन सम केसेस, हमेशा के लिए नहीं होता है वो। तो इन सम केसेस, ठीक है, इन सम केसेस एच रिप्रेजेंट्स क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ठीक है, हैमिल्टोनियन क्या है समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इसके बाद देखेंगे साइक्लिक, सी वाई एल आई सी कोऑर्डिनेट। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो है, सबसे पहले तो इसका और भी नाम है, तो वो भी देख लेते हैं हम कि क्या क्या नाम है। साइक्लिक को हम इग्नोरेबल भी बोलते हैं, इग्नोरेबल, या फिर इसको रिमूवेबल भी बोलते हैं। ठीक है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो है
इसको हम इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे या फिर रिमूवेबल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई लैग्रैन्जियन गिवन है, ठीक है, और हम उसके लैग्रैन्जियन में अगर देखेंगे कि लैग्रैन्जियन फंक्शन है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, बट उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो अगर मिसिंग है, उस लैग्रैन्जियन में वो इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं हम कि पहले डिफाइन कर लो कि इफ अ लैग्रैन्जियन, इफ a Lagrangian L depends on generalized क्या वेलोसिटी, ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी मतलब कि क्यू आई डॉट, बट द कॉरेस्पॉन्डिंग, एग्जाम्पल से ये चीज ज्यादा क्लियर होगा, अभी मैं एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगी इसको। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज मिसिंग, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्यू आई से, इज मिसिंग, देन द कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है उसको, हम बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक लैग्रैन्जियन है, उसको जब हम लिखते हैं उसमें अगर हमारा देखेंगे वेलोसिटी वाला टर्म इंक्लूडेड है, जैसे कि एक्स आई डॉट प्रेजेंट है या फिर वाई आई डॉट प्रेजेंट है, लेकिन एक्स आई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट मतलब एक्स हो गया, वो अगर मिसिंग है, एक्स हमारा कहलाएगा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, एक्स हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और इसी साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम मोमेंटम फाइंड करेंगे, और मोमेंटम का इक्वेशन क्या होता है कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, लैग्रैन्जियन का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स डॉट के मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो हमारा जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड मोमेंटम मिलता है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये ऐसा जब हम फाइंड करते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम, तो ऐसा जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ये कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या बताता है हमें, या फिर इसका इम्पोर्टेंस लिख लेते हैं हम। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो ये क्या बताता है हमें कि जनरलाइज्ड मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज क्या है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हमने कोई कोऑर्डिनेट लिया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स है, और ये अगर ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ये, तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम पी एक्स जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, या फिर अगर क्यू आई हमारा थीटा है और ये क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम पी थीटा निकल के आएगा वो क्या होगा, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा मोमेंटम जो है वो एक कंजर्व्ड मोमेंटम। ठीक है, वहां पे हमें ये पता चल जाता है। पूरी चीजों को हम एक एग्जाम्पल लेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनका मतलब। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि देखो, सपोज, चलो इसका हमने ले लिया लैग्रैन्जियन ऑफ प्रोजेक्टाइल लेते हैं। प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है हमने 11th में, उसमें क्या होता है
ये देखो, यहाँ से हमने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये कुछ ऐसा पाथ से फॉलो करके गया। यहाँ पे वेलोसिटी u थी, प्रोजेक्टाइल एंगल था थीटा। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे इसका पोजीशन हमने लिख दिया x और y। तो देखेंगे अगर हम कि इसका अगर हम लैग्रैन्जियन लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इसको लैग्रैन्जियन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जैसे लग रहा होगा कि ये तो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है और इसका पाथ क्या है कि हमें देखने को मिल रहा है कि ये इस टाइप का पाथ ही फॉलो कर रहा है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, अगर वो पता चल जाए तो हमें इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इससे अच्छा है कि क्या हम किस में चले जाते हैं कि इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये प्री डिफाइंड पाथ नहीं है, जैसे कि पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो क्या है वेरिएबल्स है, एक y है और एक x है। लेकिन अगर हमें x पता चल जाए तो हम y निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x क्या हो गया हमारा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंड किससे कर रहा है, ये x पर डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होता है किसी भी इक्वेशन में, उतने ही नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उस सिस्टम का और उतनी ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिली हमें, हमें मिली 1। लेकिन इस केस में देखेंगे अगर तो ये एक प्री डिफाइंड पाथ नहीं है। यहाँ पे एक ये प्री डिफाइंड पाथ था, कोई भी पार्टिकल इसी पाथ में ऐसे ही मूव करता, लेकिन ये हमारा प्री डिफाइंड पाथ नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल जो होता है उसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स tan थीटा इज अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें पता है, ये पढ़ चुके हैं हम पहले। यहाँ पे कितने कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं हमें, एक एक्स नजर आ रहा है, एक थीटा नजर आ रहा है और एक वाई नजर आ रहा है। 3 वेरिएबल्स है और आर तो हमारा रेंज होता है। ठीक है, तो हमें अगर x की वैल्यू गिवन है और tan और थीटा की वैल्यू गिवन है, तभी जाके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x और थीटा पे। मतलब यहाँ पे दो x और थीटा ये क्या हो गए, हमारे अननोन वेरिएबल्स हो गए या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। बट y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन में टोटल कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए। और वो कौन कौन से हमें मिल रहे हैं, x और थीटा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा हो जाएगा 2। और जब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी हमारा कितना है, 2 हो जाएगा। और दो जनरलाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा है कि जो यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम का वो कैसे लिखते हैं, 1/2 m v² लिखते हैं। और v² को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 m। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2। जनरल कोऑर्डिनेट कितने हुए, 2 हो गए। तो x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, z डॉट स्क्वायर भी होता लेकिन जब कब, जब 3 होते। ठीक है, या फिर ये 3D में मूव कर रहा होता है। बट इसका मोशन कैसा है, प्लेन में मोशन है। तो यहाँ पे x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करना चाहे तो ये हमें क्या मिलता है, यहाँ तक इसकी हाइट हम मान लेते हैं y। ये y हाइट है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली x और y यूज किया है तो ये वाली हाइट क्या होगी, y ही होगी। तो ये हो जाएगा हमारा mg/y। तो हम लैग्रैन्जियन ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं क्या, 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी mg/y। देखो एक लैग्रैन्जियन और हमने लिखना सीख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और लैग्रैन्जियन लिखना सीख लिया।
तो ये आपका एक और क्वेश्चन बन गया। अब हम ध्यान से देखेंगे इसके बारे में, इस लैग्रेंजियन को अगर हम इक्वेशन 1 मान ले तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि गौर से देखेंगे कि एक्स डॉट है, वाई डॉट है, ठीक है, वेलोसिटीज है एक्स डॉट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स, और यहाँ पे वेलोसिटी एक और है क्या है वाई डॉट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा वाई। तो एक्स डॉट प्रेजेंट है यहाँ पे, लैग्रेंजियन में हमारा एक्स डॉट प्रेजेंट है, लेकिन एक्स क्या है, कहीं भी एक्स हमें नजर नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर वेलोसिटी प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेट नहीं प्रेजेंट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं प्रेजेंट है, तो मतलब एक्स जो है हमारा वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, एक्स हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही अगर वाई डॉट प्रेजेंट है, देखो यहाँ वाई डॉट है और वाई प्रेजेंट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट, तो ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे कौन सा साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा ये बता दिया मैंने। तो इसको लिख देती हूँ कि अगर यहाँ पे हेयर एक्स डॉट, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट है हमारा, बट क्यू आई मतलब कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी प्रेजेंट है, लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो कैसा है हमारा, मिसिंग है, ये हमारा मिसिंग कोऑर्डिनेट है। तो इस देयरफॉर क्या हो गया कि जो है एक्स है वो कैसा कोऑर्डिनेट है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम जनरलाइज्ड मोमेंटम निकालेंगे, मतलब पीएक्स निकालेंगे, वो मोमेंटम क्या हो जाएगा, हमारे कंजर्व्ड मोमेंटम होगा। वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, या फिर कंजर्व्ड वर्ड यूज ना करके हम कांस्टेंट यूज करेंगे, या फिर कांस्टेंट भी ना यूज करके हम क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट ऑफ मोशन। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दे कि विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, या फिर कांस्टेंट या फिर कंजर्व, तो हमें ये चेक करना होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट है वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट निकल के आएगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो कंजर्व्ड वर्ड यूज करना करके सिर्फ कांस्टेंट भी यूज कर सकता है, या फिर कांस्टेंट ऑफ मोशन भी यूज कर सकता है। तो ऐसा वर्ड यूज कर दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, इसके बाद अब जब हमें पता है कि नाउ पी एक्स क्या है, हमें कैसा मिला, कांस्टेंट मिला, तो पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट लिख सकते हैं। ये भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। और डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट हमें क्या मिलता है, यहाँ से इसका अगर हम डेल एल, इस वाले लैग्रेंजियन का अगर हम डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकालें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या मिलेगा 1/2 m, एक्स डॉट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो 2x डॉट मिलेगा, और बाकी टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो, क्यों, कहीं भी एक्स डॉट प्रेजेंट नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा एम एक्स डॉट बचा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम एक्स डॉट मिलेगा। ठीक है, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, हमें भी क्या मिला, एम एक्स डॉट मिला, और ये क्या है, कंजर्व क्वांटिटी होगा, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब अब मास तो कांस्टेंट है, तो मतलब क्या, एक्स डॉट भी कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया। और एक्स डॉट क्या है, वेलोसिटी अलोंग किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, मतलब कि दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल। देखो ये ऐसे था प्रोजेक्टाइल का, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन था, और ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल
component of velocity is constant। अब हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे हो, उसका सिर्फ y कंपोनेंट का वेलोसिटी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, लेकिन जो हमेशा x के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब ux जो होता है हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। और ये बात यहाँ से भी निकल के आ गई, ये बात यहाँ से भी पता चल गई। तो हमें पता चल गया कि हम जो बातें कर रहे थे वो बातें सही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी, इसको नोट डाउन कर लो, चाहे मैं टिप्स नाम रखूंगी इसका आपसे। ठीक है, कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा क्वांटिटी कंजर्व्ड है, तो उसका कंजर्वेशन का निकालने के लिए हम उस पे कैलकुलेशंस करने को छोड़कर क्या करो कि कंजर्वेशन वर्ड हटाकर जंप कर जाओ इस वर्ड पे, कौन सा कोऑर्डिनेट है वहां पे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जब भी पूछे कि कंजर्व्ड क्वांटिटी कौन सी है, तो ढूंढो कौन सा कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, टिप दे रही हूँ मैं, 150 रुपए वाला, कि वेन एवर कंजर्व्ड क्वांटिटी इज आस्क्ड, चेक फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जब भी पूछे कि कौन सा कंजर्व्ड है, सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे कि जब सिस्टम का लैग्रेंजियन दिया हो और बोला जाए कि अब हैमिल्टोनियन निकाल के बताइए हमें, उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे लैग्रेंजियन दिया है और उससे हम किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन करना है, लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन। कन्वर्जन फ्रॉम लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम वो देखते हैं कि वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स, वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स। और वो स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा, पी आई इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। ये पहले हम लैग्रेंजियन वाले केस में पढ़ चुके हैं कि जनरलाइज मोमेंटम निकालने का तरीका जो होता है वो होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू कौन, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला हम सबसे पहले यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तब हमें जाके क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा किसके किसके बीच में, जनरलाइज्ड मोमेंटम और जनरलाइज्ड वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इसमें लिख देते हैं, फ्रॉम अबव रिलेशन, फ्रॉम दिस वी obtain relation between जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू आई डॉट एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम पी आई। ठीक है, अब यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे कि यूज, अब ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, एच इक्वल्स टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी का सम माइनस लैग्रेंजियन। इसको यूज करेंगे और इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे क्या, जो फर्स्ट इक्वेशन से हमें रिलेशन मिला। ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, यहां से जो हमें रिलेशन मिला उसको, उस रिलेशन को हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो मतलब पुट क्यू आई डॉट obtained फ्रॉम 1।
ठीक है, 1 से जो हमें क्यू आई का वैल्यू मिला क्यू आई डॉट का, उसको हम सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से कि हम सारा कार्यक्रम कर कैसे रहे हैं। तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम किसका, यहाँ पे एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का ले रहे हूँ। ठीक है, सबसे पहला केस हमने पढ़ा था, उसमें लैग्रैन्जियन में क्या पढ़ा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा था हमारा, स्प्रिंग्स मास सिस्टम वाला, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन हमें सेम ही मिल रहा था। तो वही वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें लैग्रैन्जियन जो हमें पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में लैग्रैन्जियन जो मिलता था वो क्या मिलता था, डायरेक्ट यूज करेंगे हम। रिजल्ट हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये था हमारा लैग्रैन्जियन किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि हमारे यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे वो हमारा एक्स है। ठीक है, तो जनरलाइज मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो लैग्रैन्जियन का डिफरेंशिएशन एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एम एक्स डॉट, जैसे एम एक्स एम इंटू 2x डॉट मिलेगा, और 2 कैंसिल हो जाएंगे, एम एक्स डॉट मिलेगा, और नेक्स्ट टर्म यहाँ से हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिला हमें, एम एक्स डॉट मिला, और ये किसकी वैल्यू मिली हमें, पी एक्स की वैल्यू मिली, मतलब कि या और पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डॉट है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स डॉट इज इक्वल टू एम अपॉन पी एक्स मिला, सॉरी पी एक्स अपॉन एम, सॉरी पी एक्स अपॉन एम मिला। ये क्या मिला हमें, रिलेशन मिला, किसके किसके बीच में, जनरलाइज्ड, ये वेलोसिटी है और ये मोमेंटम है, रिलेशन मिल गया हमें। पहला स्टेप हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या बताता है कि यूज करना है रिलेशन कौन सा, हैमिल्टोनियन वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम नाउ सिंस, क्या है हैमिल्टोनियन, क्या होता है समेसन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, और एक ही कोऑर्डिनेट है, एक्स है सिर्फ, तो हम यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स, या फिर सॉरी एक्स डॉट माइनस एल लिखेंगे, और इसको फिर हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से। ये वाला जो इक्वेशन है, कोई क्या नाम है देखो इसका, चलो इक्वेशन 2 है ये वाला इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम टू पुटिंग वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, एच हमें क्या मिलेगा, पी एक्स, और एक्स डॉट के हम क्या लिखेंगे, पी एक्स बाई एम मिला है हमें, माइनस एल क्या है, एल हमारा था 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे पी एक्स इंटू पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स स्क्वायर बाई एम मिला, माइनस 1/2 एम, ये क्या है, पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स डॉट के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पी एक्स बाई एम लिखेंगे, तो पी एक्स स्क्वायर बाई क्या मिलेगा, एम स्क्वायर मिलेगा, माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एम और एक एम कटा, तो हमें क्या मिला, पी एक्स स्क्वायर बाई एम माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा 1/2 के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा, हाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो ये पी एक्स स्क्वायर बाई एम और पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, तो हमें हमें क्या मिलेगा, पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, एक में आधा घटा दिया तो आधा ही मिलेगा, प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, और ये हमें क्या मिला, हैमिल्टोनियन किसका,
किसका हैमिल्टोनियन निकाला हमने? हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, तो लैग्रेंजियन से अब हम कहाँ पहुंच गए? हैमिल्टोनियन में। ये किसका है? हैमिल्टोनियन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, लैग्रेंजियन हमें पता था, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिला? पी स्क्वायर बाई 2m प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन। यहाँ पे यहाँ पे जो इस केस में, ठीक है, इस केस में जो हैमिल्टोनियन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी टी, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में ना हैमिल्टोनियन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टोटल मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। आगे देखते हैं हम। ये तो सिंपल सा केस था, ठीक है, इजी वाला था कि इसमें हमने लैग्रेंजियन दिया हुआ है और पूछ लिया कि क्या है इसका हैमिल्टोनियन। तो हमने कुछ कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। क्या क्या कैलकुलेशन किया? कि पहले हमने एक्स डॉट निकाला। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? ये एक्स डॉट निकाला। इसको निकालने के बाद हमने क्या पुट कर दिया? किसमें? हैमिल्टोनियन वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में हमने पुट कर दिया एक्स डॉट की वैल्यू। तो फिर ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी था, इतना कुछ किया। तो एक मेथड तो ये है हमारा कि इस तरह से हम हैमिल्टोनियन को निकाल निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा, मतलब ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल प्रोसेस है, एक्चुअली में प्रोसेस यही है। तो ये तो बहुत इजी था, छोटा सा कैलकुलेशन करके निकल गया। लेकिन जब इससे बड़े वाले हैमिल्टोनियंस निकालने पड़ेंगे, या फिर बड़े बड़े जब लैग्रेंजियंस होंगे, थोड़े से ट्रिकी वाले सिस्टम्स के, ऐसे केस में फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो वहां पे हम इतना कैलकुलेशन यूज ना करके थोड़ा मतलब फॉर्मेट को देख देख के है यूज करते हैं, ट्रिक्स यूज करते हैं, और फिर हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं सिस्टम का। तो इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन यूज करके हम हैमिल्टोनियन लिखा जाता है। वहां पे कुछ एक फॉर्मेट्स का कैसा होता है हैमिल्टोनियन, वो देख लेते हैं। तो कन्वर्जन बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, कन्वर्जन बाय इंस्पेक्शन। यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ मैं। ठीक है, बुक्स में आपको बहुत थोड़ा कम ही मिलेगा। यहाँ पे पहला क्या है कि हमने जब अभी किसका किया? हार्मोनिक ऑसिलेटर का किया, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला कि हाफ एम वी स्क्वायर का, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर, उसका जब हमने हैमिल्टोनियन में ट्रांसफॉर्म किया, तो हमें क्या मिला इसके प्लेस पे? पी स्क्वायर बाई 2m मिला। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये क्या है? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म जो है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और ये वाला, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा ही था किसमें? जब इसका लैग्रेंजियन लिख रहे थे, वहां भी क्या था? ये पोटेंशियल एनर्जी था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी हाफ के एक्स स्क्वायर था, और हैमिल्टोनियन में भी हाफ के एक्स स्क्वायर ही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था वो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर था। और जब ट्रांसफॉर्म हुआ ये जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो हमें क्या मिला? पी स्क्वायर अपॉन 2m मिला। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि हाफ एम एक्स डॉट का एम एक्स डॉट स्क्वायर का जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हार्मोनिक में, सॉरी हैमिल्टोनियन में, तो हमें पी स्क्वायर अपॉन 2m मिलता है। तो एक तो हमें मेथड, मतलब एक तो इंस्पेक्शन यहाँ से पता चल गया कि हाफ एम वी स्क्वायर का पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ठीक है, सेकंड है कि जब इसको अगर हम फंक्शन के फॉर्म में देखें कि हाँ, जो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, जैसे कि एक फंक्शन ले लिया और ये फंक्शन हुआ हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और टाइम का। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड है किससे? वेलोसिटी स्क्वायर से। तो ऐसे कंडीशन में जो हैमिल्टोनियन वाला टर्म आता है वो हो जाता है हमारा पी स्क्वायर बाई 2f, क्या? फंक्शन ऑफ क्यू आई और टी। मतलब कि वेलोसिटी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, वेलोसिटी स्क्वायर से जो टर्म मल्टीप्लाइड होता है, वो वाला टर्म यहाँ क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। यहाँ भी देखो यही चीज हुआ है। m क्या है?
मल्टीप्लाइड है किससे, वी स्क्वायर से, और ये फिर यहाँ पे जब हैमिल्टोनियन निकाला तो ये हमारा कहाँ चला गया, नीचे डिनोमिनेटर में चला गया। तो ये एक फॉर्मेट हमें पता चल गया। तो सेम यहाँ पे इसी फॉर्मेट को जनरलाइज करके मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट कि अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है, फंक्शन ये जो है वो किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, ये अल्फा भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये फंक्शन नीचे डिवाइड हो जाएगा हैमिल्टोनियन के केस में, मतलब जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी p होगा उसके डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। एक यहाँ पे ये पता चल गया। अब दूसरा एक और टाइप का फंक्शन अगर गिवन है कि 1/2 अगर f1 है और ये फंक्शन है क्यू आई और t का, मतलब कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन है, और ये मल्टीप्लाइड है v स्क्वायर से, प्लस इसके साथ एक और टर्म ऐड हो जाता है अगर, और वो टर्म मल्टीप्लाइड होता है किसका, अगर f2 फंक्शन दूसरा फंक्शन आ जाता है, और ये भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और टाइम का फंक्शन होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है ये टर्म। तो ऐसे केस में जो हमारा मोमेंटम वाला टर्म होता है, तो ये तो पहला तो देखो, पहला तो इसकी वजह से जो आएगा सो तो आएगा ही। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, टू मतलब हाफ, और ये फंक्शन नीचे तो आ ही रहा था, ठीक है। सेकंड वाले की तरह देखो, सेकंड वाला में यहाँ पे ये नीचे गया था, तो इसकी वजह से ये भी यहाँ पे नीचे जाएगा फंक्शन किसका, साथ में F2 मल्टीप्लाई है किसके साथ, v के साथ। तो अब हमारा p ना रह के क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा, ये खिसक जाएगा, और कहाँ खिसक जाएगा, ये एफ p माइनस हो जाएगा F2, ठीक है। ये p माइनस F2 का होल स्क्वायर, सिर्फ p स्क्वायर नहीं होगा बल्कि p माइनस F2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये चेंजेस आ जाएंगे कुछ कुछ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब अच्छी चीज है ये शॉर्ट में करने के लिए। नहीं तो अभी तो एक एग्जांपल दिया हार्मोनिक वाला, वो तो इजीली एक थोड़ा सा कैलकुलेशन किया उसमें से निकल के आ गया, लेकिन आगे जब ऐसे थोड़े से ट्रिकी वाले आ जाते हैं ना कि लैग्रैन्जियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्ट करें, फिर वहां पे बहुत लंबी कैलकुलेशन चलती है। उन कैलकुलेशन से बचने के लिए ये वाले टिप्स यूज करना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बच जाएंगे कैलकुलेशन से, सिर्फ फॉर्मेट देखेंगे कैसा कैसा है, कौन किसके साथ मल्टीप्लाई है, वी के साथ कोई टर्म हो रहा है या फिर वी स्क्वायर के साथ कौन सा टर्म आ रहा है, बस इन चीजों को नोटिस करके और हमें सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे अपना हैमिल्टोनियन लिख देना है, ठीक है। तो स्कीम बता दिया मैंने, चिल्ला चिल्ला के लोगों को मत बता देना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कोई एक लैग्रेंजियन लिया 1/2 m v स्क्वायर प्लस अल्फा v, ठीक है। ये कोई लैग्रेंजियन है हमारा, गिवन है। अब इसको बोल रहा है कि इसका हैमिल्टोनियन फाइंड कीजिए, इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा। तो ये तो प्रोसेस है कि एक्स डॉट निकालेंगे, फिर उसको इसमें पुट करेंगे, एच इज इक्वल्स टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस लैग्रेंजियन इसमें पुट करेंगे, तो कर सकते हो, मर्जी आपकी। लेकिन अब देखो कि यहाँ हमने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मेट देख के ही हम लिख सकते हैं। ये क्या है, भी है, भी स्क्वायर है, और भी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, एम। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे जब हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई टू, और भी के साथ कौन सा मल्टीप्लाइड है, एम। तो यहाँ हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अरे वी भी आ गया, तो साथ में अल्फा से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सिर्फ पी नहीं होगा, अब क्या होगा, पी के साथ माइनस अल्फा हो जाएगा, और अब इसका होल स्क्वायर होगा। देखो एक लाइन में हैमिल्टोनियन लिख दिया, कितना इजिली, सिर्फ किससे, फॉर्मेट देख के। कौन सा फॉर्मेट देखा यहाँ पे हमने, यहाँ पे फॉर्मेट देखा कौन सा हमने, हमने फॉर्मेट देखा ये वाला कि यहाँ पे भी स्क्वायर था और यहाँ पे भी था, हमारे क्वेश्चन में भी भी स्क्वायर था और भी था, भी स्क्वायर मल्टीप्लाई था एम से, तो वो चला गया डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में गया है पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या था, अल्फा था, यहाँ पे F2 था, तो वो किस में चला गया, मोमेंटम से माइनस हो गया, तो हमारा P माइनस अल्फा हो गया। कितना इजी था, एक लाइन में लिख दिया हमने, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया। और यही अगर हम जो मेथड है हमारा उसको हम फॉलो करते हैं, एक्यूरेसी तो नो डाउट, एक्यूरेट तो उसी से आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये अच्छा ट्रिक है, इसको यू मतलब टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन में हमने हैमिल्टोनियन लिख दिया। ऐसे ही
ये सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्ट करना आता ही आता है, मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में आते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी भी रिलेटिविस्टिक सिस्टम का लैग्रेंजियन कैसे लिखते हैं, लैग्रेंजियन और या फिर हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट इज लैग्रेंजियन या फिर हैमिल्टोनियन ऑफ किसका, रिलेटिविस्टिक सिस्टम का। तो इसको कैसे कैसे निकालते हैं अभी हम वो नहीं देखेंगे, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको आप डायरेक्टली याद ही कर लो। रिलेटिविस्टिक सिस्टम, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगी मैं यहाँ पे अभी। तो जब रिलेटिविटी का केस आ जाता है, मतलब कि जब पार्टिकल ऐसे डायमेंशन में मूव कर रहा होता है जहां उसकी वेलोसिटी जो होती है वो नियरली इक्वल्स टू सी हो जाती है, मतलब कि सी के कंपैरिजल हो जाती है। जैसे कि 3/8 सी, 6/10 सी, इस टाइप की जब वेलोसिटी हमें मिलती है तो वहां पे सॉरी, रिलेटिविटी का केस ऐड हो जाता है। और ऐसे केस में जब हम लैग्रेंजियन लिखते हैं तो वहां पे हमारा लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम लिखा जाता है -m0 c² अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ये हो जाता है हमारा लैग्रेंजियन लिखने का तरीका। और इसका जब हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं, तो वो हमें मिलता है p²c² प्लस m0² c⁴ ये मिलता है हमें हैमिल्टोनियन। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर लेना, याद ही कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन में मत भागना। नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे हैमिल्टोनियन का टोटल टाइम डेरिवेटिव, कि जब हम किसी सिस्टम के हैमिल्टोनियन का टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तब क्या होता है। तो टोटल टाइम, अब टोटल टाइम डेरिवेटिव स्पेशली दिख रहा है तो कुछ मिल ही रहा होगा, देखते हैं हमें क्या मिलता है ऑफ हैमिल्टोनियन। तो हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं, सिंस हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस लैग्रेंजियन, या फिर एच इज इक्वल्स टू, एक पार्टिकल है अगर तो पी आई क्यू आई, सॉरी, डॉट माइनस लैग्रेंजियन। और लैग्रेंजियन जो है वो फंक्शन है किसका, क्यू आई डॉट का और टाइम का, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डी एच अपॉन डी टी करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो पी आई है, इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी टी ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ किसका, लैग्रेंजियन का। और लैग्रेंजियन फंक्शन है किसका, क्यू आई डॉट और टाइम का। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले हम पी आई का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, पी आई डॉट मिलेगा। और क्यू आई डॉट क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, प्लस अब की बार क्यू आई, पी आई को कांस्टेंट रखेंगे और क्यू आई डॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, क्यू आई डबल डॉट मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का कर दिया डिफरेंशिएशन, एक बार इसका किया, इसको कांस्टेंट रखा, दूसरे में इसका किया, इसको कांस्टेंट रखा, मिल गया। नाउ अब लैग्रेंजियन जो है वो फंक्शन है किसका, तीनों का फंक्शन है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पढ़ा है हमने कि जब टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो डेल एल अपॉन डेल क्यू आई इनटू डी क्यू आई अपॉन डी टी, क्योंकि ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, जो लैग्रेंजियन है इसका हम पहले क्यू आई के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन पार्शियल, और ये फिर टोटल डेरिवेटिव जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही प्लस
अब क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई डॉट अपॉन डी टी प्लस, अब ये तो टी का फंक्शन डायरेक्ट है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी टी अपॉन, सॉरी, डेल एल अपॉन डेल टी। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसका, डेल एल अपॉन डेल टी। तीसरा वाला टर्म डायरेक्टली टी का फंक्शन है इसीलिए। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं अब इसको, यहाँ से आया हमारा पी आई डॉट क्यू आई डॉट प्लस पी आई क्यू आई डबल डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई, डेल एल अपॉन डेल क्यू आई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, एक कुछ यूज करना पड़ेगा हमें, कहाँ से आ रहा है पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है। डेल एल अपॉन डेल क्यू आई को हम लिखेंगे पी आई, पी आई, सॉरी, पी आई डॉट क्यू आई। इसके प्लेस पे मैंने लिखा है डेल एल अपॉन डेल क्यू आई के डॉट पे प्लेस पे लिखा है पी आई डॉट, और डी क्यू अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, क्यू आई डॉट प्लस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई को हम क्या लिखेंगे, पी आई, और डी क्यू अपॉन डी टी तो क्यू आई डॉट का डिफरेंशिएशन तो डबल डिफरेंशिएशन तो टी आई डबल डॉट हो जाएगा प्लस डेल एल अपॉन डेल टी। कहाँ से लिख रही हूँ इसको मैं बताती हूँ अभी। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो देखो यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल होगा, पी आई क्यू आई डॉट है और माइनस पी आई क्यू आई डॉट, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये पी आई क्यू आई डबल डॉट और यहाँ पे भी माइनस, ये वाला माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस, ये भी हमारा, ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा कि डी एच अपॉन डी टी जो है वो हमारे पास क्या बचा, माइनस माइनस डेल एल अपॉन डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया क्या, डिफरेंशिएशन करने पे किसका, हैमिल्टोनियन का। टोटल टाइम डेरिवेटिव जब हमने हैमिल्टोनियन का लिया तो हमें ये मिला। अब ये कहाँ से क्या था ये देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि, देखो समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। लैग्रैन्जेस इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, इक्वेशन ऑफ मोशन था वो था हमारा क्या, डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट था, क्यू आई डॉट था माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई इक्वल्स टू जीरो। ये होता था लैग्रैन्ज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट को क्या लिखते थे, डी अपॉन डी टी को, ये तो लिख दिया ऐसे, और इसको ये क्या है, ये हमारा जनरलाइज मोमेंटम है। जनरलाइज मोमेंटम को हम ऐसे ही तो लिखते थे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी आई डॉट पी आई लिखेंगे, तो हमने पी आई लिख दिया, और माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू आई हो गया इक्वल्स टू जीरो। अब ये, अब इसका इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी आई डॉट मिलेगा, और पी आई डॉट, ये साइन साइड चेंज करेंगे इसका तो यहाँ साइन चेंज होकर क्या मिलेगा हमें, डेल एल अपॉन डेल क्यू आई। तो पी आई डॉट की वैल्यू हमें क्या मिली, डेल एल अपॉन डेल क्यू आई। यहाँ पे यही हमने पुट किया है कि पी आई डॉट डेल एल, ये जो देखो, ये डेल एल अपॉन डेल क्यू आई है, ये ये हमें क्या वैल्यू दिया, पी आई डॉट की वैल्यू दिया। यहाँ से कहाँ से निकला, ये लैग्रैन्जेस इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखा हमने तो पी आई डॉट की वैल्यू डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट मिला। ठीक है, यहाँ से पता चल गया ये पी आई डॉट कहाँ से लिखा, यहाँ से लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, ये समझाने के लिए किया, आप साइड में लिख लेना कि पी आई डॉट की वैल्यू कहाँ से आई। तो फाइनली जो रिजल्ट मिला हमें, यहाँ पे क्या मिला था, हैमिल्टोनियन का जब टोटल टाइम डेरिवेटिव लिया हमने तो हमें क्या मिला, ये इक्वल टू मिला किसके, लैग्रैन्जियन के पार्शियल टाइम डेरिवेटिव के, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर इफ इफ यहाँ से हमें मिल रहा है कि अगर हमें किसी भी तरह से मिल जाए कि डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जीरो है, मतलब कि क्या, लैग्रैन्जियन डायरेक्टली, लैग्रैन्जियन फंक्शन नहीं है अगर टाइम का, या इसका मतलब है दैट इज इफ Lagrangian is not, does not depend, does not
डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन किस पे, टाइम पे। इसका मतलब है ये, ठीक है, कि लैग्रेंजियन फंक्शन नहीं है, किसका, टाइम का फंक्शन नहीं है। मतलब डेल एल अपॉन जिस, अगर जो फंक्शन अब प्रेजेंट नहीं होता है उसके रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। उसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन उसमें प्रेजेंट नहीं है। मतलब लैग्रेंजियन में टाइम वाला टर्म जो है, टाइम वाला वेरिएबल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, जीरो आया, पार्शियल डेरिवेटिव उसका जीरो आया। तो मतलब एक्सप्लिसिटली वो डिपेंड नहीं कर रहा है अगर टाइम पे। ऐसे केस में अगर डेल एल अपॉन डेल टी जीरो हो गया तो मतलब क्या हो गया, डी एच अपॉन डी टी भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर राइट साइड वाला, यहाँ पे राइट साइड वाला जीरो हो गया तो डी एस अपॉन डी टी भी तो जीरो हो गया। तो जब डी एस अपॉन डी टी जीरो हो गया तब हम कह सकते हैं ऐसे केस में कि क्या, इम्प्लाइज दैट कि जो हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम है वो क्या है, इज कंजर्व। कोई भी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व होता है कि कैसे पता चलता है, जब उसका हम टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं और अगर वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो जो क्वांटिटी है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ भी हमें क्या मिला कि डी एच अपॉन डी टी जीरो मिला, मतलब एच एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। और ये कब मिल रहा है, जब लैग्रेंजियन हमारा टी का फंक्शन नहीं है। लैग्रेंजियन क्या, टी का फंक्शन नहीं है। ऐसे केस में हैमिल्टोनियन, देखो, फंक्शन नहीं है लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन टाइम का फंक्शन नहीं है, लेकिन उससे कंजर्व्ड कौन कहला रहा है, हैमिल्टोनियन कंजर्व्ड कहला रहा है। ठीक है, लैग्रेंजियन से पता चल रहा है कि हैमिल्टोनियन कंजर्व्ड है कि नहीं। तो ये हमें टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ कौन बताता है, जब हम करते हैं कि टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस कंडीशन में हैमिल्टोनियन कंजर्व्ड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, काफी कुछ चीजें आज की क्लास में हमने देख ली। इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, वो हम ये सब बातें देखेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।